वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडिन साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर ज्यामितीय रचनाएं के बारे में। चलिए हम लोग ज्यामितीय रचना के बारे में हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ज्यामितीय रचनाएं क्या होती है। इसके आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ज्यामितीय रचनाएं किस किस बेसिस पे होता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं भाई कि ज्यामितीय रचना के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस पे होते जाता है। चलिए ठीक है, तो चलिए ज्यामितीय रचना के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो ज्यामितीय के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि त्रिभुज के बेसिस में क्या होता है, चतुर्भुज के बेसिस में क्या होता है, वृत्त के बेसिस में क्या होता है। ये सारे चीज को हम लोग क्लियर करते हैं कि त्रिभुज के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएंगे। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्लियर करते जाते हैं भाई। ठीक है, तो ज्यामितीय के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, सारे चीज को क्लियर करते हैं। तो जिस तरीके से त्रिभुज के बेसिस पे हम लोग इस चीज को जानते हैं कि त्रिभुज के बेसिस में क्या होता है और चतुर्भुज के बेसिस में हम लोग जो चीज देखे थे और इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा। क्लियर, तो जैसे कि रेखाखंड की, जैसे कि ज्यामिति के बेस पे हम लोग देखते हैं, ज्यामिति के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। ज्यामितीय रचनाएं हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, ज्यामितीय रचनाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं भाई। ज्यामितीय रचनाएं के माध्यम से, तो अगर इसको हम लोग रेखाखंडों के बेस पे देखेंगे, रेखाखंडों की सममित, रेखाखंडों की सर्वांग समता, रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे। रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आएगा। ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, क्लियर करते हुए चलते हैं कि किस किस के बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं कि किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते चले जाते हैं। तो ज्यामितीय रचनाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। ज्यामितीय रचनाएं के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो बेसिकली रेखाखंड आप लोग जानते हैं, रेखाखंड किसको बोलते हैं, रेखाखंड आप लोग जानते हैं कि रेखाखंड किसको बोला जाता है। ठीक है, तो रेखाखंड के बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो क्या होता है कि जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, 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 माप सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु भी क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड की प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है भाई। रेखाखंड की प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो रेखाखंड के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं
जब हम लोग इसको रेखाखंड के बेस पे देखते हैं भाई, तो रेखाखंड के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो इसमें क्या आता है, प्रारंभिक आता है। इसमें आप लोगों को क्या आता है, प्रारंभिक आता है, और क्या आता है, अंतिम आता है, और क्या आता है, अंतिम। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आप लोगों का अंतिम, और इसमें आ जाएगा आप लोगों का प्रारंभिक। इसमें आ जाएगा आप लोगों का प्रारंभिक। तो एक में प्रारंभिक बिंदु आता है और एक में आता है अंतिम बिंदु। एक में क्या आता है, अंतिम बिंदु। एक में क्या आता है, अंतिम बिंदु। ठीक है, तो एक में प्रारंभिक बिंदु आता है और एक में क्या आता है, अंतिम बिंदु आता है। एक में क्या आता है भाई, अंतिम बिंदु आता है। क्लियर। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है भाई, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड कौन कहलाएगी भाई, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग ये सारी चीज को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग ये सारी चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब आप लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा, ये सारे चीज को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जा रहा है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, किसके बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या क्या होगा, किस किस के बेस पे होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। क्लियर। तो चलिए तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किस किस के बेसिस में होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हुए चलते हैं। क्लियर। तो चलिए ज्यामितीय रचना के वजह से हम लोग इस चीज को देखते हैं, रेखाखंडों की सर्वांग समता। रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, देखिए जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं और जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, और जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड
कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आपस में क्या होती है? निश्चित होती है भाई। तो रेखाखंड की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है। क्लियर? तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु में अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड जिसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखाखंड की। किसको हम लोग माप सकते हैं? तो रेखाखंड को माप सकते हैं। रेखाखंड का मापन संभव होता है जी, बिल्कुल संभव होता है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होगी, जिसका मापन संभव होता है, उसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। क्लियर? तो रेखाखंड का मापन क्या होता है? संभव होता है। ठीक है। और रेखा को हम लोग नहीं माप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को जान सकते हैं। ज्यामितीय रचना के बेस पे देख सकते हैं, रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे भी हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं जिसकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बेस पे। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु भी निश्चित होती है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु दोनों बिंदु निश्चित होती है, वह रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है और जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु दोनों निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। अब इस चीज को रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। रेखाखंडों के किसके बेस में देखते हैं? सर्वांग समता के बेस में देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ज्यामितीय रचना के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, रेखाखंडों की सर्वांग समता। रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, किसकी लंबाई निश्चित होती है? तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित नहीं होती? तो रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, और जिसकी प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु भी निश्चित होते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक के बीच भी है, कि ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है भाई, कि ये आप लोगों का 10 सेंटीमीटर है भाई, कि आप लोगों का 15 सेंटीमीटर है भाई। ये आप लोगों को ये देखिए निश्चित है इसकी लंबाई की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसको पता है भाई। तो जहाँ तक दूरी पता रहेगा वो आप लोगों का क्या है? रेखाखंड है भाई। जिसकी दूरी पता नहीं रहेगा, जिसको हम लोग माप भी नहीं सकते, केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम लोग रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रेखाखंड के बेस पे कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ आएगा, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है भाई। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है? निश्चित होती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। अब रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई। रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। मान लेते हैं 2 रेखाखंड के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से है, हमारे पास ये है पहला और ये है आप लोगों का दूसरा।
ठीक है। तो दो रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ये ए और बी के बेस पे है, ये आप लोग सी और डी। तो दो रेखाखंडों की सर्वांग समता, तो दो रेखाखंडों की सर्वांग समता तभी समान होगी जब दोनों की लंबाइयाँ क्या हो, समान हो। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे, दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे, तभी सर्वांग सम होंगे दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। ठीक है। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे भाई, दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। तो दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। तो दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। और जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड की यही प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। तो रेखाखंड की किसकी, रेखाखंड के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या होती है, निश्चित होती है। तो रेखाखंड के बेस पे जब हम इस दोनों चीज को देखते हैं भाई, तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होते हैं, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड किसको बोलते हैं, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी लंबाई क्या होती है,
निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है भाई, किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो यहाँ से रेखाखंड के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि रेखाखंड के माध्यम से क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा भाई, तो इस सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। और इस सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस बेसिस पे आते जाएगा। ठीक है, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि रेखाखंड के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा। ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयां आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब ए बी की जो लंबाई है वह सी डी की लंबाई की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी आपस में ये दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि भाई ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज आएगा वो किसके बेसिस पे होगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, ये सारे चीज को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो ये किस किस के बेसिस में होते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इसके अनुसार हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इसके अनुरूप हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ये किस किस के बेसिस पे होगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर। तो ज्यामितीय रचना बेस से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि रेखाखंडों की सर्वांग समता, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है भाई। यहाँ से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, तो निश्चित होती है। तो रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाई आपस में बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी दोनों रेखाखंड की लंबाई आपस में क्या हो, समान हो भाई। ठीक है। तो दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर दोनों की लंबाई आपस में बराबर है कि भाई कि अगर यह 16 सेंटीमीटर के बेस पे तो ये भी 16 सेंटीमीटर के बेस पे, तब यहाँ पर ए भी सर्वांग सम हो जाएगा आप लोगों का सी डी के बेस पे। ठीक है, कि ये भी आप लोगों का सर्वांग सम होगा किसके बेस में, सी डी के बेस में। जब रेखाखंड की बात करेंगे तब की बात है ये। ठीक है, रेखाखंडों की सर्वांग समता की बात करेंगे तब ये कंटेंट आप लोगों के सामने आएगा कि यदि दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। यदि दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाई आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, मतलब एक अगर 20 सेंटीमीटर वाला है तो दूसरा भी 20 सेंटीमीटर वाला होगा। अगर एक 10 सेंटीमीटर वाला है तो दूसरा भी 10 सेंटीमीटर वाला होगा। अगर एक 5 सेंटीमीटर वाला है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर वाला होगा। तो ये दो कंटेंट कई कंटेंट के हिसाब से होते जाएंगे। एक 5 सेंटीमीटर वाला तो दूसरा 7 सेंटीमीटर तो दूसरा 20 सेंटीमीटर। इस कंटेंट के हिसाब से ये सारे चीज़ होते जाएंगे। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी
प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसकी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। तो यहाँ पर दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु दोनों निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों निश्चित हो जाएगी। तो दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में बराबर हो। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो ये रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसके प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु निश्चित होती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड के बेस में प्रारंभिक बिंदु हमारे पास ये निश्चित हो जाएगा भाई, और ये अंतिम बिंदु भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अंतिम बिंदु भी निश्चित हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित हो जाएगा। अगर ये प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो जाएगा तो अंतिम बिंदु भी निश्चित हो जाएगा। तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों अगर निश्चित है तो ये रेखाखंडों के बेस पे आ जाएगा। तो दो रेखाखंड तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पर रेखाखंडों की सर्वांग समता आ गया। अब हम लोग जैसे कि देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस से हमारे पास क्या आता है। ठीक है, त्रिभुजों सर्वांग समता के बेस हमारे पास क्या आता है, ज्यामिति में समरूपता क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। त्रिभुजों में सर्वांग समता किस बेसिस में होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, त्रिभुजों में सर्वांग समता को देखते हैं। देखिए त्रिभुजों में सर्वांग समता, त्रिभुजों में सर्वांग समता, सर्वांग समता, त्रिभुजों में सर्वांग समता को हम लोग यहाँ से देखेंगे। त्रिभुजों में सर्वांग समता को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। चलिए त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा। त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुजों में सर्वांग समता किस किस के बेसिस पे आता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं कि किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे। त्रिभुजों में सर्वांग समता, एक त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए क्या करते हैं, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम। चलिए दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में भुजाएं या कोण आपस में बराबर हों। भुजाएं या कोण आपस में बराबर हों। भुजाएं ठीक है। चलिए त्रिभुजों में सर्वांग, जब दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों। आपस में क्या हो, बराबर हों। आपस में क्या हो, बराबर हों। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों के भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों के भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों। ठीक है, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। आपस में सर्वांग सम होते हैं।
ठीक है। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों। क्लियर। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि त्रिभुजों में सर्वांग समता किस किस के बेसिस पे होगा, किसके अकॉर्डिंग में होगा, तो हमारे पास ये चीज़ आते हैं कि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुजों में सर्वांग समता, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुजों में यहीं पर आप लोग पास क्या हो जाएगा, सर्वांग समता के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग जब भी इस चीज़ को देखते जाते हैं कि दो त्रिभुजों के बेस में किस किस कंटेंट के अनुसार से होता है, किस किस के बेसिस पे अनुसार से होता है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि त्रिभुजों में सर्वांग समता किसके बेसिस होती है, रेखाखंडों की सर्वांग समता किसके बेसिस होती है। आगे हम लोग जाकर के देखेंगे कोडों में सर्वांग समता किसकी बेसिस होगी, क्योंकि त्रिभुजों में आप लोग ये चीज़ देखते थे कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते थे। ये चीज़ को तो आप लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के बारे में पूरा एनालिसिस कर चुके हैं, त्रिभुज के बारे में क्या होता है, चतुर्भुज के बारे में क्या होता है, वृत्त स्पर्श रेखाओं के बारे में आप लोग 12 चैप्टर के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं भाई। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और किस किस के बेसिस होता है, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं, तीन कोण होते हैं। ये चीज़ को तो आप लोग जानते ही हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। जब शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, और जब भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। चतुर्भुज के लिए आप लोग देखे थे कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, जबकि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, उसी प्रकार चतुर्भुज में एक और शीर्ष होता है जो कि अत्यधिक होता है, इसलिए चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं भाई। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो चतुर्भुज में क्या होता है, चार कोण होता है भाई। तो एक में तीन कोण होता है तो दूसरे में क्या होता है, चार कोण होता है। तो त्रिभुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होता है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होता है तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होता है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं जबकि त्रिभुज में एक विकर्ण होता है। त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का योग शेष, जब दो भुजाओं का योग से तीसरी भुजा का योग शेष से अधिक हो। ठीक है। चतुर्भुज के अंतर्गत में दो विकर्ण बनते हैं। ठीक है। जबकि त्रिभुज में एक ही विकर्ण होता है। क्लियर। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता कब होगी भाई, त्रिभुज तभी सर्वांग सम होगी जब दोनों त्रिभुज भुजाएं आपस में बराबर हो, तो तब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ABC है, ये A है, ये B है, ये C है। एक और मान लेते हैं कि त्रिभुज PQR, इसको मान लेते हैं PQR। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। ठीक है। अब ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये दोनों चीज़ किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस पे आ जाएगा। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। ठीक है। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को
देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस कंटेंट के अनुसार आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई कि इस कंटेंट के अनुसार हमारे पास क्या आएगा और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास किस किस बेसिस पे आएगा। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होती है, सर्वांग सम होती है। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से त्रिभुज में 3 शीर्ष के माध्यम से आप लोग बताया कि 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो उसी कंटेंट के अनुसार से दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज को जान सकते हैं कि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ABC के बेस पे हमारे पास एक त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC के बेस पे हमारे पास ये चीज़ है, त्रिभुज ABC के बेस पे है और ये है त्रिभुज PQR के बेस पे है। एक और है हमारे पास त्रिभुज PQR के बेस पे, तो ये आप लोग का ABC के बेस पे है और एक त्रिभुज PQR के बेस पे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC के बेस पे देख रहे हैं, दूसरा PQR के बेस पे देख रहे हैं। पहला त्रिभुज ABC के बेस पे, दूसरा PQR के बेस पे। तो ABC के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कैसे देखेंगे और PQR के बेस पे किस तरीके से देखेंगे, इसका हम लोग यहाँ से करते हैं। जैसे कि शीर्ष के माध्यम से करेंगे, कोण के माध्यम से कर सकते हो, शीर्ष के माध्यम से कर सकते हो, भुजा के माध्यम से कर सकते हो, कोण के माध्यम से कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से अगर देखना चाहोगे तो ठीक है। तो यहाँ पर शीर्ष के माध्यम से करोगे तो A, यहाँ पर A है तो इसका क्या है भाई, P है। उसी प्रकार उसका B है तो इसका क्या है, Q है, उसका R है। ठीक है, ABC के बेस पे। तो हमारे पास इसको हम लोग कंटेंट के हिसाब से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए इस चीज़ को शीर्ष के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, त्रिभुज ABC के बेस पे, ये त्रिभुज ABC के बेस पे है, ABC, और ये त्रिभुज PQR के बेस पे है। ठीक है, चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो ये शीर्ष के अनुसार से देखेंगे, शीर्ष के बेस पे देखेंगे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। शीर्ष के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, इस कंटेंट के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। भुजा के अनुसार से देख सकते हैं, शीर्ष भुजा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि भुजा के अकॉर्डिंग में ये किस किस कंटेंट के अनुसार आ सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के बेस पे हमारे पास भुजा के अकॉर्डिंग में आ सकते हैं। कोण के बेस पे देख सकते हैं कि ये कोण किस किस कंटेंट के हिसाब से आ सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC के बेस पे, त्रिभुज PQRS के बेस पे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा PQR के बेस पे देख सकते हैं। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होती है, सर्वांग सम होती है। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये किस किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगी। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में होते चले जाएगा। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई और जान सकते हैं कि किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस कंटेंट के बेसिस में भी आते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस कंटेंट के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर, तो जैसे कि
त्रिभुजों में सर्वांग समता के वैसे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों के भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों के भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर त्रिभुज ABC के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर अगर इसका A आता है, इसका B आता है, इसका C आता है, सपोज इसका A आता है, इसका B आता है, इसका C आता है, तो नीचे वाले का क्या आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। नीचे वाले का क्या आएगा भाई, इसका A है तो इसका क्या आ जाएगा, P, इसका आ जाएगा Q, इसका आ जाएगा R। मतलब A किसके बराबर है, P के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है। मतलब A बराबर P है, B बराबर Q है, C बराबर R है। ठीक है, तो A बराबर क्या है, P है, B बराबर क्या है, Q है, C बराबर क्या है, R है। A बराबर क्या है, P है, B बराबर क्या है, Q है, C बराबर क्या है, R है। A बराबर क्या है, P है, B बराबर क्या है, Q है, C बराबर क्या है, R है। तो त्रिभुज ABC के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस में आएगा। तो त्रिभुज ABC के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, त्रिभुज ABC शीर्ष के बेस पे देखेंगे तो A के बेस पे P आएगा, B के बेस पे देखेंगे तो Q आएगा, C के बेस में देखेंगे तो R आएगा। ठीक है, तो A के बेस में देखेंगे तो P, B के बेस में देखेंगे तो Q, C के बेस में देखेंगे तो R। तो त्रिभुज ABC के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो शीर्ष A के अनुसार P हो जाएगा, B के अनुसार Q हो जाएगा, C के अनुसार R हो जाएगा। तो ABC के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, P Q R के बेस पे देखते हैं। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों के भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों के भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होती है। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होती है। तो ये सर्वांग सम के बेस में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि त्रिभुज ABC के बेस में त्रिभुज PQR का किस कॉन्टेक्ट के माध्यम से हमारे पास ये दोनों चीज़ बराबर होते हैं। ठीक है, शीर्ष के माध्यम से होता है कि भुजा के माध्यम से, तीनों के माध्यम से होते हैं, फिर भी त्रिभुजों में यहाँ पर क्या होती है, सर्वांग समता होती है। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होती है, सर्वांग सम होती है। तो त्रिभुज ABC के बेस पे देखते हैं तो शीर्ष A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R। ये शीर्षक के माध्यम से हो जाएगा, ये शीर्षक के माध्यम से हो जाएगा। ये किसके माध्यम से हो जाएगा, ये इसके एक अनुसार, ये इसके अनुसार, ये इसके अनुसार, A है P के अनुसार, दूसरा B है Q के अनुसार, तीसरा C है R के अनुसार। A P के बेस पे है, B Q के बेस पे है, C R के बेस पे है। A P B Q C R, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हों, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आपके पास ये आते जाएगा भाई, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों के भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हों। जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएंगे, तभी ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के अनुसार हो जाएगा। क्लियर। तो दो त्रिभुज
तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तथा तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे A इक्वल टू पी होता है, B इक्वल टू क्यू होता है, C इक्वल टू आर होता है। ठीक है, ये शीर्षक के माध्यम से हो जाएंगे। ये किसके माध्यम से हो जाएंगे भाई, ये आप लोगों के शीर्षक के माध्यम से हो जाएगा। A इक्वल टू पी, B इक्वल टू क्यू, C इक्वल टू आर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 A B C के माध्यम से P Q R के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, अगर भुजा की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है, जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा का निर्माण होता है, जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, भुजा का निर्माण होता है। जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, भुजा का निर्माण होता है। जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है, भुजा का निर्माण होता है। जहाँ पर शीर्ष मिलता है वहाँ पर क्या होता है, भुजा का निर्माण होता है। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। ABC PQR, ABC PQR, दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होती है। त्रिभुज ABC PQR। भुजा के बेस पे देखते हैं तो भुजा के बेस पे हमारे पास क्या आता है, AB आता है। AB भुजा, BC भुजा और AC भुजा ये आता है। हमारे पास AB भुजा है, BC भुजा है, AC भुजा है। AC भुजा है, BC भुजा है, AB भुजा है। AB भुजा है, BC भुजा है, AC भुजा है। AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा। AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा है। अगर इस कंटेंट के अनुसार अगर हम लोग PQ का देखेंगे तो यहाँ पर PQ भुजा हो जाएगा, ये QR भुजा हो जाएगा और ये आप लोग क्या हो जाएगा, PR भुजा हो जाएगा। ये PQ भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का QR भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का PR भुजा हो जाएगा। ये PQ भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का QR भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का PR भुजा हो जाएगा। ये आप लोगों का AB भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का BC भुजा हो जाएगा, ये आप लोगों का AC भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि AB भुजा के बेस पे क्या होगा, BC भुजा के बेस पे क्या होगा, AC भुजा के बेस पे क्या होगा। तो AB इक्वल टू PQ होता है, BC इक्वल टू QR होता है, AC इक्वल टू PR होता है। AB इक्वल टू PQ होगा, BC इक्वल टू QR होगा, AC इक्वल टू PR होगा। तो AB भुजा इक्वल टू PQ होगा, BC भुजा इक्वल टू QR होगा, AC भुजा इक्वल टू PR होगा। तो AB भुजा इक्वल टू PQ होगा, BC भुजा इक्वल टू QR होगा, AC भुजा इक्वल टू PR होगा। AB भुजा इक्वल टू PQ होगा, BC भुजा इक्वल टू QR होगा, AC भुजा इक्वल टू PR होगा। AB भुजा इक्वल टू PQ होगा, BC भुजा इक्वल टू QR होगा, AC भुजा इक्वल टू PR होगा। AB भुजा इक्वल टू PQ होगा, BC भुजा इक्वल टू QR होगा, AC भुजा इक्वल टू PR होगा। AB भुजा इक्वल टू PQ होगा, BC भुजा इक्वल टू QR होगा, AC भुजा इक्वल टू PR होगा। AB भुजा इक्वल टू PQ होगा, BC भुजा इक्वल टू QR होगा, AC भुजा इक्वल टू PR होगा। AB भुजा इक्वल टू PQ, BC भुजा इक्वल टू QR, AC भुजा इक्वल टू PR होगा। AB भुजा इक्वल टू PQ, BC भुजा इक्वल टू QR, AC भुजा इक्वल टू PR। AB भुजा इक्वल टू PQ, BC भुजा इक्वल टू QR, AC भुजा इक्वल टू PR। AB भुजा इक्वल टू PQ, BC भुजा इक्वल टू QR, AC भुजा इक्वल टू PR। AB भुजा इक्वल टू PQ, BC भुजा इक्वल टू QR, AC भुजा इक्वल टू PR। AB भुजा इक्वल टू PQ, BC भुजा इक्वल टू QR, AC भुजा इक्वल टू PR। PR इक्वल टू AC, QR इक्वल टू BC, PQ इक्वल टू AB। तो AB PQ के अकॉर्डिंग में होगा, ये AB आप लोगों का PQ के अकॉर्डिंग में होगा, BC आप लोगों का QR के अकॉर्डिंग में होगा, AC आप लोगों के PR के बेस पे होगा। तो PR AC के बेस पे होगा, QR BC के बेस पे होगा, AB आप लोगों का PQ के बेस में हो जाएगा। और जब शीर्ष के लिए देखते हैं तो A का P के साथ होता है, B का Q के साथ होता है, C का R के साथ होता है। ठीक है, तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुजों में सर्वांग समता। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। A इक्वल टू P होता है, B इक्वल टू Q होता है, C इक्वल टू R होता है। A इक्वल टू P समीकरण नंबर 1, B इक्वल टू Q समीकरण नंबर 2, C इक्वल टू R समीकरण नंबर 3। तो दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R। AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR। PR इक्वल टू AC, PQ इक्वल टू AB और QR इक्वल टू BC। कोड A इक्वल टू कोड P, कोड B इक्वल टू कोड Q, कोड C इक्वल टू कोड R। कोड A इक्वल टू कोड P, कोड B इक्वल टू कोड Q, कोड C इक्वल टू कोड R। कोड A इक्वल टू कोड P, कोड B इक्वल टू कोड Q, कोड C इक्वल टू कोड R। कोड A इक्वल टू कोड P, कोड B इक्वल टू कोड Q, कोड C इक्वल टू कोड R। A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R। C इक्वल टू R, B इक्वल टू Q, A इक्वल टू P, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग त्रिभुजों में सर्वांग समता किस बेसिस पे हो रहा है, ये चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान गए भाई कि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों के भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज ABC शीर्ष के हिसाब से और भुजा के हिसाब से AB PC और AC के माध्यम से हो जाएगा। और कोण के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, जब हम लोग इस चीज़ को किसके माध्यम से देखेंगे भाई, कोण के माध्यम से देखेंगे। तो कोण के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। दो
त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो ए बी सी पी क्यू आर, पहला ए बी सी के बेस पे देखते हैं, दूसरा पी क्यू आर के बेस पे देखते हैं। तो ए बी सी पी क्यू आर के बेस में ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर के बेस हो जाएगा शीर्षक के माध्यम से ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर। ए बी बी सी ए सी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुजों के सर्वांग समतम हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होते हैं भाई। दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपस में बराबर हो, तभी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुजों में सर्वांग समता के बेस पे ये हो जाएगा। कोण के बेस में देखेंगे तो यहाँ पर कोण ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कोण बी, यहाँ पर आ जाएगा कोण सी। कोण ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण पी, कोण बी इक्वल टू क्यू, कोण सी इक्वल टू आर। ये इस तरीके से बराबर हो जाएंगे त्रिभुजों में सर्वांग। इसलिए यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी 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 पी क्यू आर के बेस पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के बेसिस पे। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। क्लियर। अब कोणों में समरूपता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। कोणों में समरूपता किस तरीके से, मतलब कोणों में सर्वांग समता, कोणों में सर्वांग समता, कोणों में सर्वांग समता, कोणों में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। कोणों में सर्वांग समता किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए कोणों में देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा, ये इस बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आने वाले हैं, किस किस के बेसिस में आने वाले हैं। ए बी सी, दूसरा इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, कोणों में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, कोण के बेस पे हम लोग देखते हैं। कोण के बेस पे त्रिभुज को जो बांटा गया था, त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा गया है। त्रिभुज का जो वर्गीकरण करते हैं ना हम लोग, त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का जो वर्गीकरण किया जाता है दो तरीके से किया जाता है ना। एक भुजा के आधार पे किया जाता है, एक भुजा के आधार पे होता है, और दूसरा क्या होता है, कोण के आधार पे होता है। कोण के आधार पे होता है, एक भुजा के आधार पे होता है, एक कोण के आधार पे होता है। त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग जब करते हैं तो एक भुजा के आधार पे होता है, दूसरा कोण के आधार पे होता है। ठीक है, एक भुजा के आधार पे होता है, दूसरा किसके आधार पे होता है, कोण के आधार पे होता है। तो एक भुजा से रिलेटेड होता है, दूसरा कोण से रिलेटेड होता है। एक भुजा से रिलेटेड होता है, दूसरा किससे रिलेटेड होता है, एक कोण से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो भुजा और कोण के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि भुजा के बेस पे क्या क्या कंटेंट आते हैं और कोण के अनुसार क्या क्या कंटेंट आते हैं। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि भुजा के आधार पर क्या होगा, कोण के आधार पर क्या होगा, किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो इस एस्टिमेट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कोण के बेस पे क्या हो जाएगा, भुजा के आधार पे क्या हो जाएगा, और भुजा के आधार पे क्या हो जाएगा, कोण के आधार पे क्या हो जाएगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो कोणों में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, त्रिभुजों को वर्गीकरण करते हैं कि भुजा के आधार पर क्या होता है और कोण के आधार पर क्या होता है। ठीक है, तो कोण के आधार पर क्या होगा और भुजा के आधार पर क्या होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते जाते हैं भाई कि त्रिभुज का वर्गीकरण करते हैं, भुजा के आधार पे कर लेते हैं और कोण के आधार पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोण के माध्यम से अगर यहाँ पर 60 डिग्री के माध्यम से है, ये आप लोगों का 70 डिग्री के माध्यम से है,
क्लियर। और एक और है, ये भी आप लोगों का कोण के माध्यम से 60 डिग्री के माध्यम से है, अगर ये 70 डिग्री के माध्यम से, क्योंकि तीनों कोण को इसका समरूपता नहीं होता है, कोण भुजा के बेस पे होता है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तब यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के कोण भुजा से एक भुजा आप लोग बराबर हो जाएगा, तो ठीक है इस कंटेंट से। क्लियर। चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग ये बराबर होगा ABC के माध्यम से XYZ के माध्यम से। एक आप लोगों का ABC के माध्यम से रहेगा, एक आप लोगों का XYZ के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को हम लोग ABC के माध्यम से कर लेते हैं, एक को हम लोग XYZ के माध्यम से कर लेते हैं, ठीक है। तो XYZ के माध्यम से जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस के अनुसार आते जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस कंटेंट के अनुसार से आएगा, वो किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे आएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी चीज़ होगा वो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ के अनुसार देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और जान भी सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ रहेगा वो दोनों के अकॉर्डिंग में रहेगा कि किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोणों में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग देखते हैं, ए के बेस पे 60 डिग्री होता है तो बी के बेस पे 70 डिग्री, और एक्स के बेस पे 60 डिग्री होता है तो वाई के बेस पे भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के कोण भुजा के बेस पे। तो त्रिभुज XYZ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ABC के, मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हो, इसको ऐसा हुए लिख सकते हो XYZ ABC के माध्यम से कोण भुजा के माध्यम से, कोण भुजा के माध्यम से यहाँ से आप लोग, ठीक है। और त्रिभुज का जो वर्गीकरण किए थे इसको तो मैं बता दिया था, फिर भी यहाँ पर बेसिकली देख लीजिए। पहला समबाहु के बेस पे देखे थे, समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। उसी प्रकार कोण के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला होता है न्यून कोण, दूसरा क्या होता है समकोण, और तीसरा क्या होता है अधिक कोण। ठीक है। तो ये आप लोगों का अधिक कोण हो जाएगा, ये आप लोगों का समकोण हो जाएगा, ये आप लोगों का न्यून कोण हो जाएगा, ये आप लोगों का समबाहु त्रिभुज हो जाएगी, आप लोगों का समबाहु त्रिभुज, ये आप लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज, ये आप लोगों का
विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो भुजा के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। भुजा के आधार पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि भाई भुजा के आधार पे क्या होगा। तो भुजा के आधार पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, किसके आधार पे देखते हैं भाई, इस चीज़ को जब हम लोग भुजा के आधार पे देखते हैं तो भुजा के आधार पे हमारे पास क्या आता है, पहला समबाहु त्रिभुज आता है, दूसरा देखते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज आता है, तीसरा देखते हैं तो विषमबाहु त्रिभुज आता है। कोण के आधार पे पहला आता है न्यून कोण, दूसरा आता है समकोण, तीसरा आता है अधिक कोण। तीसरा क्या आता है, अधिक कोण। तो यहाँ पर ये न्यून कोण के बेस पे हो जाएगा, या आप लोगों के समकोण के बेस पे हो जाएगा, या आप लोगों के अधिक कोण के बेस पे हो जाएगा। तो ये आप लोगों का समकोण हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, ये आप लोगों का अधिक कोण हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, न्यून कोण के बेस हो जाएगा। क्लियर। तो भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पे 3 प्रकार से यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे न्यून कोण हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो भुजा के आधार पे देखते हैं तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे देखेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पे देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे देखेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये आप लोगों का त्रिभुजों के वर्गीकरण के अंतर्गत हो गए भाई। तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत में आप लोग जब इस साइड के हिसाब से देखोगे तो इसका पहचान आप लोगों का साइड को देखकर ही पता चल जाएगा, अगर तीनों साइड आप लोगों का इक्वल है समबाहु के बेस पे। ठीक है, ये समबाहु हो जाएगा, ये समद्विबाहु हो जाएगा, और ये आप लोगों का विषमबाहु हो जाएगा, डिफरेंट टाइप से हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो समबाहु के बेस में हमारे पास तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समबाहु में तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समद्विबाहु के बेस पे देखते हैं तो समद्विबाहु के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो समद्विबाहु के बेस पे हमारे पास क्या होता है, समद्विबाहु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो समद्विबाहु में हमारे पास 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, और विषमबाहु में देखते हैं तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, अलग अलग होती है। कोण के आधार पर देखते हैं तो एक न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, एक अधिक कोण होता है। कोण के आधार पर देखते हैं तो एक न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, एक अधिक कोण होता है। कोण के आधार पे देखते हैं तो एक न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है, एक अधिक कोण होता है। ठीक है, तो चलिए कोण के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। एक न्यून कोण के बेसिस पे क्या होता है, एक समकोण के बेसिस पे क्या होता है, एक अधिक कोण के बेस पे क्या होता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। न्यून कोण के बेस में क्या होता है, समकोण के बेस में क्या होता है, अधिक कोण के बेस में क्या होता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए न्यून कोण के बेस पे देखते हैं भाई। हमारे पास क्या होता है, न्यून कोण के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो कोणों में सर्वांग समता के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो कोणों में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कोण के बेस पे हमारे पास न्यून कोण के बेस में क्या होगा, पहला न्यून कोण के बेस पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। दूसरा हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं समकोण के बेस पे क्या हो जाएगा, और तीसरा हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं अधिक कोण के बेस पे क्या हो जाएगा, और तीसरा हम लोग देख सकते हैं अधिक कोण के बेस पे क्या होगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यून कोण के बेसिस पे देख सकते हैं, दूसरा हम लोग समकोण के बेस पे देख सकते हैं, तीसरा हम लोग अधिक कोण के बेस पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर न्यून कोण हो जाएगा, यहाँ पर समकोण हो जाएगा, यहाँ पर अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, न्यून कोण के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो ये 0 से अधिक होता है, 0 से अधिक होता है, और 90 से क्या होता है, कम होता है, और 90 से कम। और इस चीज़ को देखते हैं तो समकोण केवल क्या होता है, केवल 90 होता है, केवल क्या होता है, 90 अंश होता है, केवल 90 अंश। और अधिक कोण को देखते हैं तो क्या होता है, अधिक कोण 90 से अधिक, 90 से अधिक 180 अंश से कम, ये होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। न्यून कोण के बेस पे देखेंगे तो 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है, 0 से अधिक होता है और 90 से क्या होता है, कम होता है। और समकोण के बेस पे देखते हैं तो केवल 90 अंश होता है। अधिक कोण के लिए देखते हैं तो 90 अंश से अधिक होता है और 180 अंश से क्या होता है, कम होता है। 90 अंश से अधिक होता है, 180 अंश से क्या होता है, कम होता है। तो न्यून कोण के बेस पे देखते हैं तो 0 अंश से अधिक होता है, 90 अंश से कम होता है, 0 अंश से अधिक होता है, 90 अंश से कम। समकोण में देखते हैं तो केवल 90 अंश होता है। अधिक कोण में देखते हैं तो 90 अंश से अधिक, 180 अंश से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लिए, कोणों के बेस पे देख लिए। यहाँ पर हम लोग किसके बेस पे देख लिए, रेखा खंडों की सर्वांग समता के बेस पे देख लिए। पहला रेखा खंडों की सर्वांग समता, पहला रेखा खंडों की सर्वांग समता, रेखा खंडों की
सर्वांग समता, ठीक है, रेखाखंडों की सर्वांग समता। दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता। और तीसरा रेखाखंडों की सर्वांग, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कोणों में सर्वांग समता, कोणों की सर्वांग समता, सर्वांग समता। फिर चौथा में ज्यामिति में सर्वांग समता, ज्यामिति में सर्वांग समता। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखें तो फर्स्ट हमें रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे देखे हैं। पहला हमें रेखाखंडों की सर्वांग समता, इस चीज़ को देखें। दूसरा में देखें त्रिभुजों की सर्वांग समता, तीसरा में रेखा कोणों की सर्वांग समता, चौथा में ज्यामिति में सर्वांग समता। इस चीज़ को देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ तक के बेस पे हम लोग देखें। पहला रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे देखें तो पहला को हम लोग किसके अकॉर्डिंग में देखे भाई, रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस में देखें। दूसरा को त्रिभुजों की सर्वांग समता, तीसरा को कोणों की सर्वांग समता, चौथा को ज्यामिति में सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो रेखाखंडों की सर्वांग समता में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता, तीसरा कोणों की सर्वांग समता, चौथा ज्यामिति में सर्वांग समता। तो पहला होता है रेखाखंडों की सर्वांग समता, दूसरा होता है त्रिभुजों की सर्वांग समता, तीसरा होता है कोणों की सर्वांग समता, चौथा होता है ज्यामिति में सर्वांग समता। रेखाखंडों की सर्वांग समता पहला, दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता, तीसरा कोणों की सर्वांग समता, चौथा ज्यामिति में सर्वांग समता। तो पहला रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे देख रहे हैं, दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता को देख रहे हैं, तीसरा कोणों की सर्वांग समता को देख रहे हैं, चौथा ज्यामिति में सर्वांग समता को देख रहे हैं, ठीक है। तो रेखाखंडों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें तो इसमें लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए भाई, समान होनी चाहिए। त्रिभुजों के बेस में देखेंगे दोनों की भुजाओं आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कोणों की सर्वांग समता में दोनों के एंगल्स आप लोगों को बराबर होने चाहिए। ज्यामिति में सर्वांग समता में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकें भाई, ठीक है। तो रेखाखंडों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, लाइन सेगमेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें। किसके बेस पे देखें, लाइन सेगमेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखें, लाइन के बेस में देखें, लाइन सेगमेंट के बेस पे, लाइन सेगमेंट के बेस पे देखें हमारे पास। उसके बाद एक चीज़ होता है लाइन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, पॉइंट के बेस पे देख सकते हैं भाई, पॉइंट के बेस पे, रे के बेस पे हम लोग इसको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे थे कि लाइन सेगमेंट के अंतर्गत हमारे पास जो कंटेंट आता है वो क्या होता है, रेखाखंड के बेस पे होता है। किसके बेस पे होता है, रेखाखंड के बेस पे होता है। और लाइन किसके माध्यम से होता है, तो ये आप लोगों का रेखा के बेस पे होता है। पॉइंट आप लोगों का बिंदु के बेस होता है। रे आप लोगों का किरण, ये किरण के बेस होता है, ये रेखाखंड के बेस होता है, ठीक है। तो रेखा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये रेखा के माध्यम से है, ये बिंदु के माध्यम से, ये किरण के माध्यम से, ये रेखाखंड के माध्यम से, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि रेखाखंड के माध्यम से क्या होता है हमारे पास, ये रेखाखंड के माध्यम से क्या होता है, रेखा के माध्यम से क्या होता है, बिंदु के माध्यम से क्या होता है, किरण के माध्यम से क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, लाइन, रेखा, पॉइंट, बिंदु, रे, किरण के बेस हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। रेखाखंडों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कोणों की सर्वांग समता, ज्यामिति में सर्वांग समता के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे कि क्योंकि इसकी निश्चित आकृति होती है भाई, क्योंकि इसकी निश्चित क्या होती है, आकृति के बेस पे होती है। इसकी निश्चित क्या होती है, आकृति के बेस पे मतलब इसकी निश्चित क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। तो रेखाखंड के बेस हम लोग इस चीज़ देखे तो इसकी लंबाई क्या होती थी, निश्चित होती थी। इसकी लंबाई क्या होती थी, निश्चित, इसकी लंबाई निश्चित, लंबाई निश्चित होती है। और लाइन के लिए हम लोग जब इस चीज़ को देखें तो इसकी लंबाई अनिश्चित, इसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक है। बिंदु के में देखें तो इसकी ना तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अनुपस्थित, ना तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ना हो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई
तीनों नहीं होती है इसमें, ठीक है, केवल एक ज्यामितीय आकृति के बेस पे होती है। किरण, इसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, प्रारंभिक बिंदु क्या होते हैं, निश्चित, प्रारंभिक बिंदु निश्चित, निश्चित, प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित, एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित, एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित, अनिश्चित, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ा ऊंचाई नहीं होती, यह केवल एक ज्यामितीय आकृति होती है, यह केवल एक ज्यामितीय आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति होती है। इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन संभव नहीं है, इसका मापन असंभव है, इसका मापन असंभव है, ठीक है, इसका मापन संभव है, इसका मापन आप लोगों का क्या है, संभव है, इसका मापन क्या होता है भाई, संभव होता है, इसका मापन आप लोग क्या होता है, संभव, ठीक है। तो इसका मापन क्या होता है, संभव होता है। तो रेखाखंड के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो रेखाखंड के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसका मापन संभव होता है, और रेखा को देखते हैं तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन असंभव होता है, इसका मापन क्या होता है, असंभव होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है, ये सारी चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। तो लाइन सेगमेंट के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है भाई, निश्चित होती है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में होते आएगा, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस के अनुसार में होते जाएगा। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे होते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि ये किसके अनुसार आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ आएगा ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किस क्वेश्चन के बेसिस में आएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। क्लियर। तो जिस तरीके से जिसकी लंबाई क्या होती है भाई, निश्चित होती है, वो आप लोगों को रेखाखंड कहलाती है। जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। तो इस चीज़ के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किस कंटेंट के हिसाब से आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो रेखाखंडों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, कोणों की सर्वांग समता, ज्यामिति में सर्वांग समता किसके बेसिस पे होगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा, ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि किसके बेसिस हो जाएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा, ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि किस किस के बेसिस पे आएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस पे देखते हैं। तीसरा कोणों की सर्वांग समता के बेस पे देखते हैं। चौथा ज्यामिति में सर्वांग समता के बेस में देखते हैं। तो पहला रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस में देखते हैं, दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस पे देखते हैं, तीसरा कोणों की सर्वांग समता के बेस में देखते हैं, चौथा ज्यामिति में सर्वांग समता के बेस पे देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि रेखाखंड के बेस में कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है, इसका मापन क्या होता है, संभव होता है। तो जिसका मापन संभव होता है भाई, जिसका मापन क्या होता है, संभव होता है, जिसका मापन संभव होता है, जिसका लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, जिसका मापन क्या होता है, संभव होता है और जिसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, लाइन सेगमेंट कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड कहलाती है। और लाइन रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि
लाइन के बेस में देखते हैं जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, इसका मापन क्या होता है? असंभव। इसका मापन क्या होता है? असंभव होता है। पॉइंट बिंदु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों नहीं होती है। इसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है, केवल यह एक ज्यामितीय आकृति होती है। केवल इसको हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। रे किरण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है लेकिन अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है। मतलब कहाँ से निकला है ये तो ये पता है, लेकिन कहाँ जाएगा ये पता नहीं है भाई, तो वह किरण का काम करेगा। तो पहला लाइन सेगमेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि लाइन सेगमेंट के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि भाई इस कंटेंट के अनुसार से हमारे पास क्या आएगा। तो लाइन सेगमेंट के अनुसार हमारे पास ये हो जाएगा, अगर ये ए है और ये क्या है? बी है, तो ये आप लोगों का 6 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? रेखा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये आप लोगों का ए बी रेखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी रेखा बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी रेखा खंड बोलते हैं, ठीक है। ए बी रेखा खंड बोलते हैं। अगर बिंदु के बेस में है तो इसको ए बिंदु बोलते हैं, ठीक है, और इसको बी बिंदु बोलते हैं, ठीक है। किरण के बेस पे है तो ये आप लोगों का ए बी किरण हो जाएगा ये, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित होता है, ठीक है। तो इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि जिसकी लंबाई निश्चित है वो आप लोगों का रेखाखंड है, जिसकी लंबाई अनिश्चित है वो आप लोगों का रेखा है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों नहीं होती है वह बिंदु होती है, और प्रारंभिक बिंदु निश्चित और अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है तो वह किरण के माध्यम से होता है, किरण रे कहलाता है, ठीक है। तो रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो रेखाखंडों की सर्वांग समता में फर्स्ट में आपके पास क्या आता है? तो रेखाखंडों की सर्वांग समता जिसकी लंबाइयाँ समान हो। दूसरा में त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए देखते हैं तो हमारे पास दूसरों में क्या आ जाता है? त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस पे देखते हैं तो दूसरा कंटेंट के हिसाब से हो जाता है। तीसरा में हमारे पास क्या आ जाता है? कोणों की सर्वांग समता हो जाता है। चौथा क्या आ जाता है? ज्यामितीय सर्वांग समता होता है। पहला रेखाखंडों की सर्वांग समता, दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता, तीसरा कोणों की सर्वांग समता, चौथा ज्यामिति में सर्वांग समता होता है। तीसरा क्या होता है? कोणों की सर्वांग समता होता है, चौथा ज्यामिति में सर्वांग समता के बेस पे भी हो जाता है। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी ये आता है भाई कि रेखाखंडों की सर्वांग समता के बेस पे देखेंगे, दूसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस पे देखेंगे, तीसरा कोणों की सर्वांग समता के बेस पे देखेंगे, चौथा ज्यामिति में सर्वांग समता के बेस पे देखेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बेस पे आ जाएगा। तो लाइन सेगमेंट के अनुसार रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है इसका मान असंभव होता है। दूसरा लाइन रेखा के बेस पे जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है इसका मान मापन असंभव होता है। पॉइंट, बिंदु, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यह केवल एक ज्यामितीय आकृति होती है। रे किरण के बेस में देखते हैं जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित एवं अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो रेखाखंड के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि जिसकी लंबाई निश्चित होती है इसका मापन संभव होता है। लाइन रेखा इसकी लंबाई अनिश्चित होती है इसका मापन असंभव होता है। पॉइंट, बिंदु, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यह केवल एक ज्यामितीय आकृति होती है। रे किरण प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो इसका लाइन सेगमेंट रेखाखंड लंबाई निश्चित होती है इसका मापन संभव होता है। लाइन सेगमेंट के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इसका रेखा लंबाई अनिश्चित होती है इसका मापन असंभव होता है। पॉइंट के बेस पे देखते हैं तो इसका बिंदु, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों नहीं होती है बल्कि यह केवल एक ज्यामितीय आकृति के रूप में होती है। किरण के बेस पे देखते हैं तो इसके प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु क्या होती है? अनिश्चित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जान सकते हैं कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है और किसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित नहीं होती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित नहीं होती किसी का प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु के बेस पे भी आप लोग ये सारी चीज़ को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो रेखाखंडों की सर्वांग समता लंबाई पर आधारित है। त्रिभुजों की सर्वांग समता दूसरा आप लोग भुजाओं पर आधारित है। कोणों की सर्वांग समता कोणों के मापन पर है। ज्यामिति में सर्वांग समता और ज्यामिति के आधार पे है। ज्यामिति के अंतर्गत में आप लोग जो देखें रेखाखंड के बेस पे देखे, रेखा के बेस पे देखे, बिंदु के बेस पे देखे, किरण के बेस पे देखे भाई, ठीक है। कि लाइन के बेस पे क्या होता है, लाइन सेगमेंट के बेस पे क्या होता है, लाइन के अनुसार क्या होता है, पॉइंट के अनुसार क्या होता है, रे के अनुसार क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर कोण के बेस पे हम लोग जो दो चीज़ देखे थे ना, कोण के आधार पे हमारे पास जो कोण के आधार पे हमारे पास जो भी चीज़ होता है, कोण के आधार पे हमारे पास जो चीज़ होता है, कोणों के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कोण के बेस पे हमारे पास जो जो कंटेंट होता है ये कोण के बेस पे भी हमारे पास होता है। तो कोणों में समद्विभाजक, अगर कोणों में देखते हैं तो कोणों में लंबार्धक होता है, कोणों में एक होता है लंबार्धक, कोणों में लंबार्धक होता है, कोणों में लंबार्धक होता है, कोणों में लंबार्धक, कोणों में समद्विभाजक, समद्विभाजक, और यहाँ कोणों में लंबार्धक, कोणों में समद्विभाजक, और यहाँ पर होता है माध्यिका, को त्रिभुज की माध्यिका होती है, शीर्ष लंब होती है,
शीर्ष लंब होती है और केंद्रक होती है। ये चीज़ भी, इस चीज़ को भी जानना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो कोणों में लंबार्धक के माध्यम से देखेंगे, कोणों में समद्विभाजक के माध्यम से देखेंगे, माध्यिका के बेस पे देखेंगे। ये माध्यिका के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किस बेसिस पे आएगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के कोडिंग में होगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के कोडिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ आएगा ये किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी चीज़ आएगा वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा, तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अनुसार हम लोग ये दोनों चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा, ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर। तो चलिए जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि यदि त्रिभुजों में जो होता है, त्रिभुजों में जो आप लोगों के पास होता है, ठीक है, त्रिभुज के बेसिस पे आपके पास जो चीज़ होता है अगर वह चतुर्भुज के माध्यम से भी होने लगता है, त्रिभुज के माध्यम से जो होता है वह चतुर्भुज के भी माध्यम से होने लगता है, तो उस कंटेंट के हिसाब से आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएगा, उस चीज़ का भी जानना भी हमारे पास क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है भाई। ठीक है। तो कोणों के आधार पर हमारे पास कोणों में लंबार्धक किस तरीके से हो जाएगा, कोणों में समद्विभाजक भी किस तरीके से हो जाएगा, इस चीज़ की भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी होती है। तो कोणों में लंब अर्धक किस तरीके से किया जाएगा, कोणों में समद्विभाजक किस तरीके से किया जाएगा, माध्यिका शीर्ष लंब केंद्र के बेस पे किस तरीके से किया जाएगा। जैसे कि हम लोग त्रिभुज के बेस पे एक चीज़ लेते हैं, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज के बेस पे ले रहे हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये त्रिभुज के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ है ये आप लोगों के पास त्रिभुज के बेसिस पे है। ठीक है। एक और त्रिभुज के बेसिस है हमारे पास, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक, इस कंटेंट के अनुसार भाई एक और ले लेता हूँ यहाँ पर मैं इस कंटेंट के अनुसार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का शीर्ष लंब यहाँ से हो गया, इस पर लंब यहाँ से हो गया और इस पर लंब मैं यहाँ से डाला। अब यहाँ पर ये केंद्रक कहलाएगा, ये जो है ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, केंद्रक। और किसी शीर्ष लंब देखिए, किसी शीर्ष से यहाँ से ये टॉप शीर्ष है, ए है, ये बी है, ये शीर्ष है, तो वो देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है इस चीज़ को बोला जाता है शीर्ष लंब। ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। ये आप लोगों का शीर्ष लंब कहलाता है। ये भी शीर्ष लंब, ये भी आप लोगों का शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो ये इस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। तो त्रिभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। मान लेते हैं कि आप लोगों का P के बेस पे है, ये आप लोगों का Q के बेस पे है, ये आप लोगों का R के बेस पे, एक PQ के बेस पे मान लेते हैं PQ का 20 का बिंदु आप लोगों का मान लेते हैं कि PQ का आप लोगों का PQR के बेस पे PQ का क्या है मान लेते हैं कि L है और QR का M है और इसका N है। ठीक है। ये आप लोगों का O है। क्लियर। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, शीर्ष लंब प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक के बेस हो जाएगा। तो PL के बेस पे हम लोग इस PQ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये आप लोगों का P हो जाएगा, ये आप लोगों का Q हो जाएगा। देखिए PQ का मध्य बिंदु, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। ये हो जाएगा आप लोगों का मध्य बिंदु। QR का भी हमारे पास ये M है, ये भी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। ये भी हो जाएगा मध्य बिंदु। और PR का भी हो जाएगा N के माध्यम से, ये भी हो जाएगा आप लोगों का मध्य बिंदु। ये भी हो जाएगा आप लोगों का
मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पी क्यू के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखें, पी क्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, पहला पी क्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखें, पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु एल के माध्यम से आ गया। दूसरा क्यू आर का मध्य बिंदु को देखते हैं, क्यू आर का मध्य बिंदु को एम के बेस पे देखते हैं। और तीसरा पी आर का मध्य बिंदु को देखते हैं एन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पी क्यू के बेस पे एल हो जाएगा, क्यू आर के बेस पे एम हो जाएगा, पी आर के बेस पे एन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। पी क्यू एल के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, और ये आप लोगों का क्यू आर एम के बेस पे हो जाएगा, और ये पी आर हो जाएगा आप लोगों का एन के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से हम लोग त्रिभुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो पी क्यू एल के बेसिस पे हो जाएगा, पी क्यू का मध्य बिंदु एल के बेस हो जाएगा, क्यू आर का मध्य बिंदु एम के बेस हो जाएगा, पी आर का मध्य बिंदु एन के बेस हो जाएगा। क्लियर, तो एक आप लोगों का पी क्यू के बेस पे जो है, ठीक है, पी क्यू के बेस से हमारे पास एल के अकॉर्डिंग में, देखिए पी क्यू में किसके बेस पे है, एल के अकॉर्डिंग में है, और क्यू आर में किसके अकॉर्डिंग में है, एम के अकॉर्डिंग में है, और पी आर में किसके अकॉर्डिंग में है, एन के अकॉर्डिंग में है। तो एक हम लोग पी क्यू के बेस पे देखते हैं तो एल, क्यू आर के बेस में देखेंगे तो एम, और पी आर के बेस में देखेंगे तो एन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू एल के बेसिस हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू एम के बेसिस हो जाएगा, पी आर इक्वल टू एन के बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अगर शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन जो बिंदु है, शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वह केंद्रक के माध्यम से है। अब केंद्रक के माध्यम, जैसे कि हम लोग वृत्त के माध्यम से जो देखते थे कि भाई ये आप लोगों का केंद्र होता है, ये क्या होता है आप लोगों का केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र से परिधि में मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये आप लोगों का क्या होती है, त्रिज्या होती है। केंद्र से खींचे गए परिधि में त्रिज्या होती है, लेकिन जो त्रिज्या आप लोगों को वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। और वृत्त की परिधि में किन्हीं दो बिंदु को स्थित मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। किन्हीं दो बिंदु परिधि में स्थित किन्हीं दो बिंदु मिलाने वाली रेखा क्या होती है, जीवा कहलाती है। तो एक त्रिज्या के माध्यम से हो जाएगा। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ से इस तरीके से कर देता हूँ, त्रिज्या के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या के माध्यम से हो जाएगा। तो रेडियस के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज़ को देखते थे, किसके माध्यम से, रेडियस त्रिज्या के माध्यम से देखते थे पहला। दूसरा हम लोग देखते थे इसी चीज़ को डायमीटर, व्यास के बेस पे देखते थे, डायमीटर व्यास के बेस पे देखते थे। और तीसरा सेंटर केंद्र के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते थे। और चौथा, पहला रेडियस त्रिज्या के बेस पे, दूसरा डायमीटर व्यास के बेस पे, तीसरा सेंटर केंद्र के बेस पे, और एक होता है आप लोगों का कोण जीवा के बेस पे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, एक होता है ये आप लोगों का परिधि हो जाएगा, परिधि। ठीक है, तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस, क्या हो जाएगा, परिधि के बेस पे। ठीक है, चलिए त्रिज्या आर, व्यास 2r, केंद्र ओ, जीवा भी, इस केंद्र को सी के माध्यम से, ओ के माध्यम से, परिधि 2πr के बेसिस पे होता है। क्लियर, तो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो मध्य बिंदु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, दूसरे को भी हम लोग मध्य बिंदु के हिसाब से देख सकते हैं। रेडियस के बेस पे अगर उस चीज़ को देखना चाहेंगे तो उस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा और किस किस के बेसिस के अनुसार से हो जाएगा। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किस किस के बेसिस हो जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास जो भी चीज़ आएगा ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा और किस किस के बेसिस होते जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जानते हैं तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर, तो चलिए जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ था
वह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में था कि यदि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज़ आया था ये दोनों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आया था कि दोनों इस क्वेश्चन के बेसिस पे था। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट है जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई कि किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे आते जाएगा और किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए जैसे कि आप लोग शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्रक कहलाता है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। रेडियस आर के बेस में देखते हैं, डायमीटर 2r के बेस में देखें, सेंटर को सी के बेस में देखें, जीवा को सी के बेस, सरकमफ्रेंस परिधि 2πr के बेसिस होता है, एक ABC के बेस पे होता है। ठीक है, ABC के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि यहाँ पर ABC के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है, किस किस के बेसिस होता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग इस चीज़ को देखोगे तो वो जैसे कि हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं कि शीर्ष लंबों के बेस पे हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु, यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? केंद्रक कहलाता है। तो ये केंद्रक के बेसिस पे हमारे पास जो कंटेंट है वह इस कंटेंट के मध्य बिंदु के बेस पे भी क्या हो जाएगा और ये मध्य बिंदु के बेस पे क्या चीज़ हो जाएगा, ये मध्य बिंदु के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, केंद्रक के बेस पे क्या होगा, PQ का मध्य बिंदु L के बेस पे है, QR का मध्य बिंदु M के ही बेस पे क्यों है, PR का मध्य बिंदु N के बेस पे क्यों है। जैसे त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है? तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। जब किसी को हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के अंतर्गत, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चारों अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है? तो यह 360 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 180 अंश के बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है? तो 180 अंश के बराबर होता है, जबकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है? तो ये आप लोगों को 360 अंश के बराबर होता है। इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अनुसार आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई, ये किस कंटेंट के हिसाब से आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस में आते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्लियर? तो चलिए जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को हम लोग शीर्ष के बेस पे देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, अगर इस चीज़ को हम लोग शीर्ष के बेस पे देखते हैं तो शीर्ष के बेस में क्या आता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि शीर्ष के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, शीर्ष के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आएगा, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि शीर्षों के माध्यम से क्या होता है और ये इस चीज़ के माध्यम से भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट के माध्यम से होगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हुए चले जाते हैं कि ये किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि जिस तरीके से त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता था उसी प्रकार यहाँ पर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। तो ये किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इसको हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस कंटेंट को हम लोग यहीं ओवर करते हैं।